नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे हैरोल्ड जोसेफ लास्की के कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने पिछली कक्षा में उनके संप्रभुता संबंधी विचार और अधिकारों के कार्यपरक सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम उनके कुछ और महत्वपूर्ण विचारों पर विचार करेंगे और इसी क्रम में उनके स्वतंत्रता और समानता के बारे में विचार भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा उपयोगी हैं। हमने उनकी पुस्तकों के बारे में पिछली कक्षाओं में जानकारी प्राप्त की, जिसमें लास्की ने कई किताबें लिखी हैं, पुस्तक लिखी हैं। अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। इन पुस्तकों में उन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन मूल तत्व लगभग समान ही है। और स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए लास्की स्वयं कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है अधिकारों की देन है। स्वतंत्रता से लास्की का अर्थ उस प्रकार के वातावरण की उत्साहपूर्ण व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रेष्ठत्व के अवसरों को प्राप्त करता है। इस स्वतंत्रता के वातावरण में ही व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। लास्की का ये मानना है कि स्वतंत्रता जो है वो नकारात्मक वस्तु नहीं है। नियंत्रण के अभाव को स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता एक सकारात्मक शक्ति है और जिसका दायित्व की भावना के साथ उपयोग करते हुए व्यक्ति अपने श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर सकता है। लास्की ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए हैं। एक है उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता अर्थात निजी स्वतंत्रता, दूसरी है राजनीतिक स्वतंत्रता और तीसरी है आर्थिक स्वतंत्रता। निजी या जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका आशय जीवन के उन क्षेत्रों के निर्णय करने की स्वतंत्रता से है, सुलभता से है, जिसका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित रहता है। और धर्म इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण है। निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता उस प्रकार का अवसर है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों में पूर्णता प्राप्त कर सके। इसी क्रम में राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य के मामलों में सक्रिय होने की शक्ति, सार्वजनिक कार्यों में स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग, राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना, राजनीतिक प्रश्नों में स्वतंत्र रूप से अपने मत को अभिव्यक्त करना इत्यादि राजनीतिक स्वतंत्रता का सार है। और इसके लिए शिक्षा एवं स्वतंत्र प्रेस की आवश्यकता है। तीसरी जो उनकी स्वतंत्रता है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। और आर्थिक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए लास्की कहते हैं कि इस स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा आती है, जिसके द्वारा वो दिन प्रतिदिन की रोजी रोटी प्रतिष्ठापूर्वक और निरंतरता से अर्जित कर सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता का स्वाभाविक परिणाम औद्योगिक प्रजातंत्र है, जिसके द्वारा जो वहाँ के कार्मिक हैं उनको औद्योगिक क्षेत्र में स्वतंत्र अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। हम जानते हैं कि लास्की की समाजवाद के प्रति जो गहरी निष्ठा थी वह व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता सुलभ कराने के लिए वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था की पुनः रचना करने की एक योजना प्रस्तुत करता है। और लास्की का मत है कि जिस प्रकार
राजनीतिक स्तर पर राज्य का लोकतंत्रीकरण किया गया है, उसी प्रकार वर्तमान औद्योगिक समाज को भी लोकतांत्रिक बनाना होगा। और केवल औद्योगिक लोकतंत्र, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी स्थापित करके व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता को सार्थक बनाया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्तियों के बीच आर्थिक विषमताएं बनी रहेंगी और इस दृष्टि से लास्की का ये मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। ये पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि लास्की आर्थिक लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ वो आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित करना चाहते हैं। लास्की के विचार के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता की पूरक है, और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए लास्की ने कुछ उपाय बताए हैं कि स्वतंत्रता के फलने फूलने के लिए समाज में जो विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेज हैं, उनका अंत किया जाना चाहिए। विशेषाधिकारों की भूमि में स्वतंत्रता का पौधा नहीं उग सकता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्वतंत्रता जो है शासकों के ऊपर उनकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यदि शासकों की स्वेच्छा पर स्वतंत्रता निर्भर करेगी तो शासकों द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाएगा। और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तीसरी गारंटी है कि राज्य के कार्य पक्षपात रहित होने चाहिए, और इसके लिए राज्य में व्यक्तियों के अधिकारों की आवश्यकता है। अधिकार राज्य को पक्षपातपूर्ण होने से रोकते हैं। तो ये राज्य और विभिन्न परिस्थितियों में स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए वो कुछ उपाय बताते हैं। अब स्वतंत्रता और समानता के बीच में किस प्रकार का संबंध है, उस क्रम में महत्वपूर्ण बात यह है कि लास्की ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता का गहरा पारस्परिक संबंध है। उनका ये मानना है कि असमानता से स्वतंत्रता विकृत होकर थोड़े से लोगों के विशेषाधिकार का रूप धारण कर लेती है। लास्की के अनुसार समानता विभिन्न विचारों का सम्मिश्रण है। समानता की धारणा में कई विचार जुड़े हैं, जैसे उनके विचार के अनुसार विशेष अधिकारों का अभाव समानता का पहला तत्व है। दूसरा तत्व है कि सब लोगों के लिए समुचित अवसर प्रदान किए जाएं, और तीसरा तत्व यह है कि समानता मुख्यतः समानुपात की एक समस्या है। समानुपात की समस्या, इस कथन की व्याख्या करते हुए लास्की कहते हैं कि समाज में सभी व्यक्तियों को उनके गुण, उनके कार्यकुशलता, उनकी प्रतिभा, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर व्यक्ति के बीच में पाई जाने वाली असमानताओं को भी हमें स्वीकार करना होगा, और इन कुछ आधारों पर समाज के सभी व्यक्तियों को समान नहीं माना जा सकता। तब प्रश्न यह उठता है कि समाज में समानता के आदर्श को कैसे स्थापित किया जाए। लास्की इस समस्या का समाधान इस प्रकार करता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जो आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान से संबंधित, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, शिक्षा, बीमारी से रक्षा इत्यादि, प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, और एक व्यक्ति को नागरिक के रूप में न्यूनतम आवश्यकताओं की जरूरत होती है, और इन आवश्यकताओं को लास्की नागरिक न्यूनतम, सिविक मिनिमम कहता है। और लास्की का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के द्वारा की जाए, जिससे कि वह धरातल पर समाज में समानता बनी रहे। लेकिन क्योंकि समाज में व्यक्तियों के जो नैसर्गिक गुण हैं, चरित्र हैं, कार्यकुशलता है, उसमें अंतर होता है। इन गुणों के अनुपात में समाज उपयोगी विशिष्ट कार्य करने के अनुपात में इन व्यक्तियों को
नागरिक न्यूनतम से कुछ अधिक पुरस्कार समाज के द्वारा दिया जाना चाहिए। जिस अनुपात में जो व्यक्ति समाज की सेवा करता है, सिविक मिनिमम प्रदान कर देने के बाद उस व्यक्ति को उसके योगदान के अनुपात में कुछ अधिक पुरस्कार दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम उदाहरण दे सकते हैं कि एक मकान बनाने वाले कारीगर को और एक न्यायाधीश को नागरिक न्यूनतम मिलेगा ही, किंतु उस न्यायाधीश को समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने के बदले में उस कार्य के अनुपात में कारीगर से कुछ और अधिक पुरस्कार, वेतन इत्यादि मिलेगा। और इस दृष्टि से लास्की ने समानता को समानुपात की समस्या कहा है। ऐसा करके लास्की एक और तो मनुष्यों की जो आधारभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उस समानता के स्तर पर करने की योजना प्रस्तुत करता है, और दूसरी ओर कार्यों के महत्व के अनुसार पुरस्कार के विचार को भी व्यक्तियों के विशिष्ट गुणों और महत्व को स्वीकार करते हैं। ये उनके स्वतंत्रता और समानता के बारे में महत्वपूर्ण विचार हैं। इसी प्रकार संपत्ति के बारे में भी लास्की ने अपनी पुस्तक में विश्लेषण प्रस्तुत किया है, और इस संदर्भ में लास्की राजनीतिक चिंतन में व्यक्ति के पूर्णतम नैतिक और भौतिक विकास का जो आदर्श उपस्थित किया है, उसकी पूर्ति के लिए वो समाज की अर्थव्यवस्था, उसकी उत्पादन प्रणाली और संपत्ति की व्यवस्था की पुनर्रचना की योजना प्रस्तुत करते हैं। और इस संदर्भ में उनका एक प्रसिद्ध कथन भी है कि मुझे केक खाने का कोई हक नहीं अगर मेरा पड़ोसी मेरे इस हक के कारण रोटी न खाने के लिए विवश हो जाए। और लास्की सबसे पहले संपत्ति की वर्तमान व्यवस्था का विश्लेषण करता है और उसे बहुत अधिक अनुचित, आपत्तिजनक पाता है, क्योंकि वर्तमान समय में संपत्ति का जो स्वामित्व है कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित रहता है। और आपत्तिजनक बात यह है कि उन्हें स्वामित्व किन्हीं कर्तव्यों के संपादन या गुणों के आधार पर प्राप्त नहीं होता, वरन धनी व्यक्ति को संतान या उत्तराधिकारी होने से उन्हें स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वे उस संपत्ति के स्वामी हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। लास्की का ये कहना है कि वे लोग जिनकी संपत्ति दूसरे मनुष्यों के प्रयत्नों का परिणाम है, समाज की जोंक है। ये उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो ये इस संदर्भ में उनका ये भी कहना है कि राज्य जो है वो भी निजी संपत्ति के स्वामियों की संस्था मात्र बन जाता है। लास्की आधुनिक संपत्ति की व्यवस्था में व्यक्ति संपत्ति को विरासत के अधिकार के रूप में जो प्राप्त करता है और जिसके लिए आवश्यक नहीं माना जाता है कि वो समाज उपयोगी कोई कार्य कर्तव्य करे, तो लास्की का तो यही कहना है कि संपत्ति के स्वामित्व का जो नैतिक अधिकार है वो समाज उपयोगी कर्तव्यों की पूर्ति है। उसका साफ मानना है कि संपत्ति के स्वामी को संपत्ति का अर्जन करना होगा, और लास्की तो ये कहते हैं कि नैतिक रूप से वही वस्तु हमारी हो सकती है जिसको हमने परिश्रम से प्राप्त किया है। संपत्ति की व्यवस्था के पुनर्गठन के संबंध में लास्की कहता है कि जिस तरह राजनीतिक स्तर पर लोकतंत्र स्थापित किया जाता है, उसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में लोकतंत्र स्थापित करके और औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प किया जाना चाहिए। और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर लास्की औद्योगिक क्षेत्र की पुनर्संरचना का सुझाव देता है। उसने कुछ सुझाव दिए हैं, सजेशन दिए हैं कि कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है। तो उसमें पहली खास बात वो कहते हैं कि उद्योगपति को उसकी पूंजी के बदले में निश्चित लाभांश देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उद्योगों के नियंत्रण के स्वरूप में परिवर्तन करना होगा, और जो लोग उसमें काम करते हैं
अर्थात उसमें काम करने वाले श्रमिकों और कार्मिकों को शासन में हाथ बटाने का अधिकार दिया जाना आवश्यक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि औद्योगिक संगठन में सामाजिक तत्व और अधिक स्थान देना चाहिए। सामाजिक तत्व को उद्योगों में जोड़ने का अर्थ यह है कि उनका समाजीकरण करना, उनमें संविधान की व्यवस्था लागू करना, उसके अधिकारियों के चयन के लिए न्यूनतम योग्यताएं निश्चित करना और उन्हें सूचना और प्रकाशन को महत्व देना। तो ये संपत्ति के बारे में उनके कुछ खास विचार हैं। इसी तरह से कानून के संबंध में भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और डुगवे क्रैब के समान ही लास्की भी विधि की व्याख्या का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाते हैं। वह विधि के जो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, चिरसम्मत दृष्टिकोण है, उसकी कटु आलोचना करता है। विधि का जो चिरसम्मत दृष्टिकोण है, क्लासिकल अप्रोच जो है, उसका प्रतिपादन हाब्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसकी मुख्य मान्यता यह थी कि समाज का सर्वोच्च हित व्यवस्था है, कानून है, और जो कि संप्रभु का आदेश है और इस उद्देश्य को पूरा करता है। लास्की इस विचार को संकीर्ण और दास्ता की ओर ले जाने वाला बताता है और इतिहास के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वो इस विचारधारा का खंडन करता है। उनका कहना है कि यदि इस संकीर्ण दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाए तो जिन व्यक्तियों ने 1642 में चार्ल्स प्रथम और 1789 में फ्रांस के राजतंत्र और 1917 में रूसी जार का प्रतिरोध किया था, उनके आदर्श व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया था और अव्यवस्था का आह्वान किया था। तो ऐसे क्रांतिकारियों के समर्थन में लास्की का कहना है कि वे कानून की परिधि में ही कार्य कर रहे थे, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में तत्कालीन परिस्थितियों में शांति और व्यवस्था से भी उनके विद्रोह के आदर्श अधिक उन्नत था। लास्की के इन विचारों का सार यह है कि व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन इसलिए नहीं करते हैं कि वो संप्रभु के आदेश हैं। नागरिक कानूनों का पालन इसलिए करता है क्योंकि कानून का मूल उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। कानून के सही आधार के संबंध में लास्की कहता है कि यदि कानून का उद्देश्य मानवीय संबंधों को सही तौर से व्यवस्थित करना है तो उसे मानवीय अनुभव की सही आधारशिला पर निर्मित करना होगा। और कानून राज्य की इच्छा नहीं है, कानून समाज के व्यक्तियों के हितों का दर्पण है। इस लास्की के इस दृष्टिकोण विधिवेताओं का औपचारिक दृष्टिकोण का लास्की इस संदर्भ में आलोचक है और उसकी धारणा है कि विधिवेता कानून के वास्तविक स्वरूप का विश्लेषण करने में रुचि नहीं रखते। उनकी रुचि तो सिर्फ विधि की वैधता के मापदंड खोजने की रहती है। ये लास्की के जो कानून के संबंध विचार जो हैं, विधि के संबंध में जो विचार हैं, ये उनके जो विधि सिद्धांत है उसमें विभिन्न विचारधाराओं का एक मिश्रण है। तो इस तरह से लास्की के स्वतंत्रता से संबंधित विचार, स्वतंत्रता और समानता के बीच में क्या संबंध है, संपत्ति विषयक उनके किस तरह से खास विचार हैं और कानून के बारे में उनके दृष्टिकोण को हमने पढ़ा। लास्की पर जो BA थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं, कई बार तो सीधा पूछ लिया जाता है कि लास्की के प्रमुख राजनीतिक विचारों, बहुलवादी विचारों को स्पष्ट कीजिए। कई बार लास्की के स्वतंत्रता, समानता और अधिकार से संबंधित विचारों का विश्लेषण पूछ लेते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।